गुड मॉर्निंग बच्चों कल हम लोगों ने भाषा एवं व्याकरण का पाठ पढ़ना शुरू किया था, जिसमें हमने आपको भाषा की परिभाषा बताई थी। जो भाषा की परिभाषा मैंने बताई थी कि जिस साधन के द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों और विचारों का आदान प्रदान करता है, अर्थात एक दूसरे के साथ देता और लेता है, उसे हम भाषा कहते हैं। भाषा के कितने प्रकार होते हैं? भाषा के 3 प्रकार होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। तो ये तीनों भाषाओं के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि मौखिक भाषा मुख से बोलकर अपने भावों की अभिव्यक्ति की जाती है और यही मौखिक भाषा ही भाषा का प्राचीनतम रूप है। दूसरा हमने पढ़ा था लिखित भाषा, जो भाषा को स्थायित्व प्रदान करती है और इसके प्रमाण हमको मिलते हैं, इसलिए इसकी प्रामाणिकता सिद्ध की गई है और ये भाषा को स्थायित्व प्रदान की गई है करती है, इसलिए इसे हम लिखित भाषा कहते हैं। अब तीसरा है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा मैंने बताया था कि लोग अपने बातों को संकेत के माध्यम से प्रकट करते हैं और उसे हम इसीलिए सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे ट्रैफिक पुलिस का संकेत देना, रेलवे गार्ड का संकेत देना, और ये तमाम सारे उदाहरण जो हैं वो सांकेतिक भाषा के उदाहरण हैं। अब हम पढ़ेंगे कि भाषा की विशेषता क्या होती है। तो आगे हम पढ़ेंगे कि भाषा की विशेषता क्या है। अब जैसे देखिए, भाषा की विशेषता क्या है, क्यों हम भाषा को विशेष बनाते हैं। तो जैसे कि भाषा विचारों की अभिव्यक्ति का साधन है, अर्थात हम भाषा के माध्यम से ही अपने विचारों को रखते हैं। भाषा सार्थक ध्वनियों के मेल से बनता है। जब हम आपको पढ़ाएंगे सार्थक और निरर्थक, तब समझ में आएगा। सार्थक मतलब सही, निरर्थक मतलब गलत। सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द अर्थात शुद्ध और अशुद्ध। फिर संसार के सभी प्राणियों में केवल मनुष्य ही भाषा का प्रयोग करता है। तो ये भाषा की विशेषता है। भाषा की विशेषता पहली क्या है कि विचारों की अभिव्यक्ति का साधन है। विचारों की अभिव्यक्ति का साधन है, अर्थात हम भाषा के माध्यम से ही अपने विचारों को दूसरों के समक्ष प्रदान करते हैं, दूसरों के विचारों को ग्रहण करते हैं। और फिर भाषा कई सार्थक ध्वनियों से, दूसरी जो विशेषता है कि भाषा सार्थक ध्वनियों के मेल से बनता है। भाषा सार्थक ध्वनि के मेल से बनती है। ध्वनि मतलब आवाज़। और फिर केवल मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो भाषा का प्रयोग करता है। केवल मनुष्य जो भाषा का प्रयोग करता है। ठीक है, तो ये है विशेषता, ये भाषा की विशेषताएं हैं। जो विचारों की अभिव्यक्ति का साधन है, भाषा सार्थक ध्वनि के मेल से बनती है, और तीसरा है कि केवल मनुष्य ही है जो भाषा का प्रयोग कर पाता है। तो इस प्रकार हम भाषा की विशेषता को समझते हैं। और अब हम आगे पढ़ेंगे बोली। आगे हम पढ़ेंगे बोली। बोली, जैसा कि आपको नाम से पता चलता है कि आप आपस में बातचीत करते हैं। एक दोस्त दूसरे दोस्त के साथ बातचीत करता है, मम्मी पापा बातचीत करते हैं, दादा दादी बातचीत करते हैं आपसे, तो ये क्या है? बोली। अब भाषा का जो क्षेत्रीय रूप होता है, जो भाषा का क्षेत्रीय रूप अर्थात जिस क्षेत्र में हम रहते हैं और वहाँ एक बोली बोलते हैं, उसे हम बोली कहते हैं। भाषा का क्षेत्रीय रूप होता है वो। जैसे हम पंजाब में रहते हैं
तो पंजाबी भाषा का प्रयोग करते हैं। उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो भोजपुरी भाषा का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार हम बोली को कह सकते हैं कि जिस क्षेत्र में हम रहते हैं अनेकों बोलियों का प्रयोग करते हैं, अनेक बोली बोली जाती है, उसे ही हम बोली कहते हैं। जैसे अवधी है, हरियाणवी है, राजस्थानी है, पंजाबी है, गढ़वाली है, ये तमाम सारे जो हैं ये बोली का रूप हैं। तो आपको बोली समझ में आया होगा कि भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहा जाता है और एक क्षेत्र में अनेक बोलियां बोली जा सकती हैं, जैसे राजस्थानी, हरियाणवी, गढ़वाली, अवधी, तमाम सारी भाषाएं हैं। तो बोली आपको समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे उपभाषा। उपभाषा तो बच्चों, जब ये बोली जो हमारी है, जिस क्षेत्र, आपने ये समझा कि हम जिस क्षेत्र में रहते हैं अर्थात जिस जगह पर रहते हैं वहाँ जो जिस भाषा का प्रयोग हम करते हैं उसे हम बोली कहते हैं। क्षेत्रीय भाषा का अर्थात जिस क्षेत्र में हम रहते हैं उस क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग करते हैं उसे हम बोली कहते हैं। लेकिन जब वही बोली, वही क्षेत्रीय भाषा जब साहित्य में रचना होने लगती है, उसकी जब वैध मान लिया जाता है, जब सही मान लिया जाता है, तो वही बोली उपभाषा का रूप ग्रहण कर लेती है। जब हम इसी बोली में अर्थात राजस्थानी में, गढ़वाली में, अवधी में, पंजाबी में, भोजपुरी में जब हम साहित्य की रचना करने लगेंगे तो वही बोली उपभाषा का रूप ग्रहण करती है। अर्थात बिना रचना के जब हम साहित्य की रचना करने लगते हैं, जब उसी बोली में हम साहित्य की रचना करने लगते हैं तो वही बोली उपभाषा का रूप ग्रहण करती है। जैसे हिंदी क्षेत्र में जब ब्रज बोली में साहित्य की रचना होने लगी तो उसे ब्रज भाषा कहा गया। अब जैसे तुलसीदास जी ने, बिहारी दास जी ने, इन लोगों ने क्या किया है कि ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। रसखान ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया, मीराबाई ने। तो ये जो ब्रज भाषा जो वहाँ की क्षेत्रीय बोली थी, जब इन लोगों ने इनका प्रयोग किया, इसमें लिखने लगे, साहित्य की रचना करने लगी, तो यही बोली उपभाषा कहलाने लगी। तो समझ में आ गया कि ये बोली उपभाषा कब बनती है। इसे हम जब साहित्य की रचना करने लगते हैं, जब ये साहित्य की रचना के लिए वैध मान लिया जाता है अर्थात सही मान लिया जाता है, तो फिर हम उसी को उपभाषा कहते हैं। समझ में आ गया? तो बोली जिस क्षेत्र में हम रहते हैं, जिस क्षेत्र में हम रहते हैं वहाँ की भाषा का प्रयोग करते हैं, क्षेत्रीय भाषा का, उसे बोली कहते हैं। और उसी बोली में जब हम साहित्य की रचना करने लगते हैं तो उसे हम उपभाषा कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे लिपि। लिपि तो जिन ध्वनियों का, जब ध्वनि हमारे ध्वनि चिन्ह है जिससे हम लिखने में प्रयोग करते हैं, जब हम उन्हीं ध्वनियों को लिखित रूप देने के लिए जो चिन्ह निर्धारित किए गए हैं उसे जब हम लिखते हैं तो उसी ढंग को हम लिपि कहते हैं। अर्थात जो हमारे ध्वनि चिन्ह हैं, उन्हीं ध्वनियों को लिखित रूप देने के लिए जो चिन्ह निर्धारित किए गए हैं उसे ही लिखने के ढंग को हम लिपि कहते हैं। आप एक बार फिर समझिए कि जब ध्वनियों को लिखित रूप देने के लिए निर्धारित किए गए चिन्हों के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। अर्थात साधारण भाषा में हम कह सकते हैं कि लिपि का अर्थ है लिखने की पद्धति, अर्थात लिखने का तरीका।
तो हम संसार में विभिन्न भाषाओं को लिखने के लिए अनेक लिपियों का प्रयोग करते हैं। हिंदी और संस्कृत में जिन लिपि का प्रयोग होता है उसे हम देवनागरी लिपि कहते हैं। हिंदी और संस्कृत की लिपि देवनागरी है। देवनागरी है। हिंदी और संस्कृत की लिपि देवनागरी है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब निर्धारित जो ध्वनि चिन्ह निर्धारित किए गए हैं लिखने के लिए, उन्हीं को जब हम लिखित रूप देते हैं, उन्हीं चिन्हों को जब हम लिखित रूप देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। और लिपि का अर्थ होता है लिखने की पद्धति, अर्थात लिखने का तरीका। तो ये बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। आज हमने जो पढ़ा कि भाषा की विशेषता क्या है। भाषा की विशेषता है कि विचारों की अभिव्यक्ति का साधन है। भाषा सार्थक ध्वनि के मेल से बनती है और केवल मनुष्य ही एकमात्र प्राणी है जो भाषा का प्रयोग करना जानता है। अब दूसरा हमने पढ़ा बोली। बोली अर्थात क्षेत्रीय जगहों पर जो बोली बोली जाती है, जो हम बोलते हैं, जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, वह उसे हम बोली कहते हैं। अगर हम पंजाब में हैं, उत्तर प्रदेश में हैं, राजस्थान में हैं, तो वहाँ की बोलियों का प्रयोग करते हैं, उसे हम बोली कहते हैं। उपभाषा जब हम उसी बोली के माध्यम से साहित्य में रचना करने लगते हैं, अर्थात किताब लिखने लगते हैं, साहित्यिक रचना करने लगते हैं, तो उसे हम उपभाषा का नाम देते हैं। फिर हमने पढ़ा लिपि। लिपि मतलब लिखने की पद्धति या फिर लिखने का तरीका। ध्वनियों को लिखित रूप देने के लिए निर्धारित किए गए चिन्हों के लिखने के ढंग को हम लिपि कहते हैं। और हिंदी और संस्कृत की लिपि देवनागरी लिपि है। तो बच्चों, ये हम लोगों ने भाषा और व्याकरण के बारे में ये चैप्टर पढ़ा। अब हम आगे पढ़ेंगे व्याकरण। अब हम पढ़ेंगे व्याकरण। तो आपने जाना कि भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, पढ़ना और लिखना कैसे हम सीखते हैं। हम जिस शास्त्र के द्वारा भाषा को, जिन भाषा का प्रयोग करते हैं, क्योंकि व्याकरण में केवल शुद्ध भाषा को जगह मिली हुई है, इसलिए जिन शास्त्र के द्वारा हम किसी भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, पढ़ना और लिखना सीखते हैं, उसे ही हम व्याकरण कहते हैं। तो आपने ये समझा कि पढ़ना, लिखना, बोलना, पढ़ना और लिखना, पढ़ना, बोलना और लिखना जिस माध्यम से, जिस शास्त्र के द्वारा हम सीखते हैं, उसे ही हम व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के अंग कितने होते हैं? व्याकरण के 4 अंग होते हैं। व्याकरण के 4 अंग होते हैं। पहला है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार, तीसरा है वाक्य विचार और चौथा है रूप विचार। तो एक चीज तो आपने जाना कि व्याकरण कहते किसे हैं कि जिस शास्त्र के द्वारा हम किसी भी भाषा को, जिस शास्त्र के द्वारा हम किसी भी भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, पढ़ना, लिखना समझते हैं, उसे ही हम व्याकरण कहते हैं। अर्थात बोलना, पढ़ना, लिखना समझने की जो विधि है, तरीका है, उसे ही हम व्याकरण कहते हैं। और व्याकरण के 4 अंग होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार और रूप विचार। वर्ण विचार के अंतर्गत हम जिसका वर्णन करेंगे वो वर्णों के आकार, क्योंकि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। आगे के पाठ में हम आपको समझाएंगे। वर्ण विचार के अंतर्गत हम वर्णों के आकार, उच्चारण और वर्णों के मेल से जो सार्थक शब्द का निर्माण करेंगे, हम उसको पढ़ेंगे।
दूसरा है शब्द विचार। शब्द विचार के अंतर्गत हम शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई, उसका विकास कैसे हुआ, उसका निर्माण कैसे हुआ, उसका अर्थ कैसे निकलेगा, इन सब का हम अध्ययन करेंगे। और तीसरा है वाक्य विचार। वाक्य विचार के अंतर्गत हम वाक्य के भेद के बारे में, वाक्य का निर्माण कैसे किया जाता है और एक वाक्य का दूसरे वाक्य के साथ संबंध कैसे देखा जाता है, उसका हम अध्ययन करेंगे। और आखिरी है रूप विचार। रूप विचार के अंतर्गत हम शब्दों के रूप में परिवर्तन कैसे करते हैं, शब्दों के रूपों में परिवर्तन, उसकी रचना कैसे करते हैं, उसके भेद कैसे होते हैं, इसका अध्ययन हम करेंगे। तो बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा, ये पूरा भाषा और व्याकरण का पाठ आपको समझ में आया होगा, मुझे उम्मीद है। और मैंने पढ़ाया आपको भाषा एवं व्याकरण, उसकी परिभाषा, भाषा की परिभाषा बताई। भाषा कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। और फिर तीनों के बारे में मैंने आपको बताया। भाषा की क्या विशेषता होती है, मैंने वो भी आपको समझाया। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि बोली किसे कहते हैं, बोली किसे कहते हैं, उपभाषा किसे कहते हैं और लिपि किसे कहते हैं। फिर हमने व्याकरण के अंतर्गत पढ़ा कि व्याकरण कहते किसे हैं। फिर व्याकरण के कितने अंग होते हैं? व्याकरण के 4 अंग हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार और रूप विचार। तो सबके बारे में हमने पढ़ा। मैं आपको इसमें जो प्रश्न लिख के दूंगी, उस प्रश्न का उत्तर आप अपने ग्रामर की कॉपी में कर लीजिएगा। केवल वही प्रश्न करिएगा जो मैं आपको लिख के दूंगी। जो मैंने प्रश्न बनाया है वो मैं कॉपी में यहाँ लिख दूंगी अभी, और वही प्रश्न का आंसर आप करिएगा। ठीक है, समझ में आ गया? मैं उसका आंसर भेज दूंगी। थैंक यू।